गुड मॉर्निंग क्लास 10th। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 16 चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। तो ये भी चैप्टर्स जो है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी की इसकी सबसे पहले मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। मीन्स चैलेंजेस जो हमारे पास जो कमी है उसको कैसे हमें सुधारना है। सो इट मीन्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम, हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे अंदर कमी है, हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है इकोनॉमिक्स में, डेवलपमेंट में, उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। तो इस चैप्टर्स में हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मोस्टली जो टॉपिक कट हो गई है उसे नहीं पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं, उसके बाद मूव करेंगे आगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शंस वाला स्टार्ट करते हैं कि इंडिया इज नाउ इंक्लूडेड इन द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड एंड द इंटायर वर्ल्ड इज एक्सपेक्टिंग द इंक्रीज इन इट्स इकोनॉमिक पावर ऑल्सो। सो ना इंडिया इज मूविंग रैपिडली कि धीरे धीरे जो है इंडिया अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और आगे बढ़ा, ग्रोथ ज़्यादा जो है हमारी रैपिडली हो रही है, रुक नहीं रही है, मतलब ठीक आराम से वो चल रही है। इंटायर वर्ल्ड जो है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए हमारी भी डेवलपमेंट हो रही है और हम वर्ल्ड जो है इंटायर वर्ल्ड जो भी कंट्रीज है दे एक्सपेक्टिंग कि धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमिक पावर विल इंक्रीज, कि वो इंक्रीज करेगा। बट अलॉन्ग विद दिस डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग वेरियस चैलेंजेस टू। लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे पास बहुत कुछ चैलेंजेस भी है फेस करने के लिए। जो हमारे अंदर कमी उसको हमें सुधारना है, तो वो चैलेंजेस भी हमें इसको ओवरकम करनी होगी। Now, if we consider that the news we receive through newspaper, TV channel, discussions held on public problems, internet, etc., we find that inflation, poverty, and unemployment are the most amongst several problems faced by Indian economy. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है कि हमें चैलेंजेस पता, हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है, जो कमी है, वो हमें पता कैसे चलती है। सो विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स है, डिस्कस जो होती पब्लिक प्रॉब्लम्स डिस्कशंस करते इंटरनेट के मेथड से। तो व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स एंड द चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग। फर्स्ट वाज इन्फ्लेशन, ये इकोनॉमिक टर्म में इन्फ्लेशन, लेकिन मोस्टली जो इसे हम लोग बोलते हैं महंगाई। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी में इसको हम लोग महंगाई कहते हैं, जिसको हम लोग इकोनॉमिक टर्म से इन्फ्लेशन कहते हैं। व्हेन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स राइजेस हाई, जब भी कोई चीज़ है, सामान, वस्तु, किसी की भी प्राइस बहुत हाई हो जाती है, उसे हम इन्फ्लेशन के नाम से इकोनॉमिक टर्म्स में इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम, ये समस्या तो है, जैसे अभी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। पॉवर्टी, गरीबी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये चीज़ें जो है मेन है। पहला इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये मोस्ट सेवरल प्रॉब्लम्स है जो इंडिया फेस कर रहा है और करता आ रहा है। दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटिवली एसोसिएटेड विद ईच अदर, और ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड ही है। एंड दे कैन कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट राइट सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये ऐसा नहीं कि आज हमारे पास आया है ऐसे हमें सॉल्व करना, ये हमें जब हम अपने देश को हमने आज़ाद करवाया उस समय से ये हमारे साथ ही चल रहा है। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी, तो इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू है, जिसे हमें इसे ओवरकम करनी है, इसे हमें हराना है। इट इज़ नॉट एन exaggeration to state that poverty and unemployment are major socio-economic problems of Indian economy. तो ये जो है कि इंडियन इकोनॉमी में अगर देखा जाए कि पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक बहुत बड़ा मेजर सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है समाज के लिए। कि गरीबी, क्यों गरीब है वो, क्योंकि वो बेरोजगार है। तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, इंटर रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टू एक्सपैंड आवर जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन कंटेक्स्ट टू दिस सब्जेक्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्कस ऑल दिस नॉलेज दैट अबाउट द मीनिंग, फॉर्म, कॉजेज, कंसिक्वेंस, कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले जो इन्फ्लेशन है, जैसे मैंने कहा महंगाई, व्हेन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी हाइजेस वेरी हाई, जब कोई भी चीज़ों की दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन।
लेकिन अभी आपके इकोनॉमिक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन जो है रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक को रिमूव कर दिया गया, टोटली रिमूव कर दिया है। तो ये टॉपिक हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का जो है डेफिनेशंस है, इन्फ्लेशन ये पूरा नहीं आएगा। मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इन इंडिया, डिसएडवांटेजेस फ्रॉम इन्फ्लेशन, डिमांड रिलेटेड एंड कॉस्ट रिलेटेड फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, तो कॉजेज हो गया, रैपिड ग्रोथ तीसरा सारा आ गया इसके ऊपर, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये सारा जो है टॉपिक हमें ये नहीं करना है। अब हम लोग मूव करते, मतलब हमने एक टॉपिक रिमूव कर दिया। हमारा पहला जो था दैट वाज पहला चैलेंजेस जो था इन्फ्लेशन, वो आपके सिलेबस से कट आउट हो गया है। तो हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी, वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी से। व्हाट इज पॉवर्टी? Poverty is that condition in which individuals remain unsuccessful in fulfilling even the minimum requirement of living। तो यहाँ पे poverty का definitions जो है बहुत ही easily simple language में है कि poverty is that conditions in which an individual जो है कि उसे जो उसकी basic fulfill करने वाली जो है वो चीज़ें minimum requirement जो है वो नहीं मिल पा रही है। Poverty is a wide concept। पॉवर्टी क्या एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें सेवरल डायमेंशन है, अलग अलग नज़रिया देखने की। बट इन जनरल फॉर्म द टर्म पॉवर्टी जो है रिफर टू इकोनॉमिक डिप्रिविएशन दैट इज एब्सेंस ऑफ मनी एंड पॉवर्टी इज नोन एज पॉवर्टी। तो इसकी डायमेंशन नज़रिया, तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या बताया गया कि वो ऐसा दैट वाज अ कंडीशन इन विच द पीपल्स आर अनविलिंग टू फुलफिल हिज बेसिक रिक्वायरमेंट, कि वो जो है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा, जो बेसिक ज़रूरत है उसको ज़िंदा रहने के लिए, वो रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं कर पा रहा, अपने आप को दे नहीं पा रहा है, उसे हम कहेंगे द पर्सन इज लिविंग इन पॉवर्टी। सब दिया वाइड कंसेप्ट जो है इसकी, क्योंकि कंटेनिंग सेवरल डायमेंशंस, इसे हम किस तरह से बोलेंगे द पर्सन इज लिविंग इन पॉवर्टी। सो डिफरेंट डायमेंशंस, अलग अलग नज़रिया रिफ़र करता है। जैसे एब्सेंस ऑफ मनी सबसे पहले, उसके पास पैसे नहीं है या प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसे कहेंगे द पर्सन इज इन पॉवर्टी, कि वो गरीब है। वी कैन नोटिस दैट ऑन वन हैंड सम पीपल लिविंग इन बिग एंड ब्यूटिफुल हाउस वाइल अदर some people do not have even small house of their own or have hutch or have kacha houses. You may have seen many children who do not go to school, so they have to go to work in order to fulfill their daily needs or their family needs requirement. We can say that some people are rich in society while others are poor. The poor have lack of money. They do not able to achieve the minimum level of food, clothes and house, education, health etc. which is necessary for their life. So यहाँ पे हमने we will see the society, क्योंकि हम समाज में हम दो हर किस्म के लोगों को देखते हैं। किसी के पास they have big beautiful house, उसके पास बहुत बड़ा घर है, सुंदर सा मकान है। किसी के पास अपना घर नहीं है, इवन अपना कच्चा मकान भी नहीं है, ठीक है। कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वो क्योंकि अपने फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए वो काम करते हैं। कुछ बहुत गरीब है समाज में, कुछ बहुत ही गरीब है समाज में, उनके पास पैसे नहीं है, इवन उनके पास इतना नहीं है कि अपने ज़िंदा रहने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी नहीं है, फूड नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, हाउसिंग नहीं है। तो ये मेन हो जाता है। उसके बाद आता है एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये चीज़ें जब उसके पास नहीं है तो इट मीन्स द पीपल्स आर लिविंग इन अ पुअर कंडीशंस एंड दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी, गरीबी। नाउ वी विल सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। So absolute poverty and relative poverty, what is this? First of all, simple तरीके से जाके आपको easily समझ में आए कि absolute poverty means जहाँ पे कि the people who are totally unable to get the basic requirements, जो भी उसको जिंदा रहने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड बेसिक चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रहा है। सर्वाइव करने के लिए जो फूड चाहिए वो नहीं है उसके पास, ठीक है, जो फिक्स मिनिमम रिक्वायरमेंट से कंसिडर्ड, तो उसे हम कहते हैं जब वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है तो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी।
Therefore, absolute poverty is that condition in which individuals remain unsuccessful in fulfilling the minimum requirement of life. जहाँ पे अपनी जो requirement है उसे वो fulfill नहीं कर पाता है. So the belief of absolute poverty is more important in countries to underdeveloped. तो यहाँ पे absolute poverty जो है कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है वो कंट्री जो अंडरडेवलप्ड है या डेवलपिंग है. तो अंडरडेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में ही we will see absolute poverty where peoples are unable to fulfill the minimum requirement to survive. तो सर्वाइव करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी उनके पास नहीं होता है, तो उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एंड दिस हैज बीन फॉलोड इन द कंट्री अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री. सो एग्जाम्पल इंडिया इज ऑल्सो क्या है वो डेवलपिंग कंट्रीज है. सो दिस इज ऑल्सो बीन फॉर्म्ड. We can see India we are having absolute poverty. The next is now this is related एक और paragraph है. The level of minimum or basic requirements difficult in all the nations. This standard level depends upon all the conditions of the development of a nation's people's standard of living, conditions of inflation in the economy, etc. All these factors differ in all nations, and therefore the standard of level of minimum requirement to determine absolute poverty is also different. So जो मीनिंग है यहाँ पे कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, वो एवरी कंट्रीज का अलग अलग होता है. हर कंट्री का अलग है. अकॉर्डिंग टू दैट वो डिफाइन करता है उनका जो लेवल होता है कि पॉवर्टी लाइन आती है तो उसे कहा था पॉवर्टी जो लाइन है. ठीक है, पॉवर्टी लाइन. तो ये हर कंट्री का अलग अलग होता है. लाइन मीन्स मेजरमेंट होती है कि द पीपल हु लिविंग, इसीलिए जो उसके ऊपर इस लाइन के ऊपर जो रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम अबव बिफोर अबव पॉवर्टी लाइन. तो उसको शॉर्ट फॉर्म में APL इस तरह से हो गया. अब बिलो हो गया तो B से बिलो हो जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो BPL. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो BPL. तो इसी तरह से ये हर कंट्रीज़ में अलग अलग होती है. हमारे कंट्रीज़ में भी अलग है. तो इसी तरह से हमारे कंट्रीज़ में मेनली है कि द पर्सन हु इज़ लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, दोनों का अलग अलग अमाउंट है. कि अर्बन जो है शहर उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है तो उसका जो अमाउंट है 1000 के ऊपर है. वहीं पर ही अगर हम लोग 1000 पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से, पर पर्सन पर मंथ. वहीं पर ही रूरल एरिया में अगर हम गांव में जाते हैं तो वो 900 के आसपास है. तो इसी तरह से वो भी पर पर्सन पर मंथ में हो गया. तो वो अमाउंट अगर वो खर्च करता है तो द पर्सन और द फैमिली और द पीपल लिविंग अबव द पॉवर्टी लाइन. लेकिन अगर वो उससे कम करता है तो द पर्सन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसको हम बोलेंगे BPL. तो इसी तरह से मेजरमेंट होता है. तो ये डिपेंड करता है उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, कंडीशन इकोनॉमिक कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा है. तो इस तरह से तब जाके वो पॉवर्टी लाइन जो है अफेक्ट करती है. अब लोग मूव करते हैं. रिलेटिव पॉवर्टी लाइन क्या है ना? रिलेटिव पॉवर्टी लाइन मीन्स यू आर हैविंग सम अमाउंट ऑफ फूड, जो हमें लिविंग सर्वाइव करने के लिए जो चाहिए, बेसिक कंजम्पशंस चाहिए वो हमारे पास है. बट अपार्ट उससे अच्छा जो चाहिए होना चाहिए था कि एक स्टैंडर्ड कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग दैट यू आर अफोर्ड, यू कैन इजली अफोर्ड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू वांटेड टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ, अगर हम स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे पास वो हम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ वेल्थ, इनकम हमारे पास नहीं है. तो जिसके कारण तो वो उसे कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी. तो एग्जाम्पल यहाँ पे बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दैट द पीपल दोज हु आर हैविंग, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि किसी के पास मकान नहीं, डायमेंशन अलग अलग. डायमेंशन के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि US में अगर बाहर कंट्रीज़ में जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर मोस्टली जो है पीपल्स पॉवर्टी किस तरह से होती है, बिकॉज दे आर हैविंग जॉब्स एंड एवरीथिंग, दे आर हैविंग देयर लाइफ जो भी नीड्स चाहिए दे आर हैविंग, बट दे डोंट हैव देयर ओन हाउसिंग और दे डोंट हैव देयर कार. वहाँ पर तो जिसके पास हाउस नहीं है फिर कार नहीं है अपना खुद का, तो द पीपल इज सेड टू बी पुअर, तो वहाँ पे उसको गरीब कहा जाता है. ठीक है. तो रिलेटिव पॉवर्टी मोस्टली जो देखा जाता है इट इज़ फाउंड इन द डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि ऑन दैट सेंस उनका मतलब होता है द पीपल्स दे आर हैविंग जो बेसिक कंजम्पशन है दे सर्वाइव करने के लिए दे कैन इजली अफोर्ड दैट.
बट अपार्ट फ्रॉम दैट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको अच्छा करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए उसके अलावा जो चीज़ चाहिए उनको, वो चीज़ें उनके पास नहीं है, जैसे हाउसिंग, कार, तो वो हो जाता है हमारा, वैसे लोग हो जाते हैं, उसे कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है ना। मेजर्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मेजर्स जो हम पॉवर्टी को मेजर्स करेंगे तो किस तरह से करेंगे, अब आता है यहाँ पे कि सबसे पहले जो मेजरमेंट हुआ था वॉज डन बाय दादा भाई नरोजी। तो सबसे पहले दादा भाई नरोजी के थ्रू हुई थी इन द ईयर 1868 में। ठीक है। सो बिफोर इंडिपेंडेंस द नेशनल प्लानिंग कमिटी, उससे पहले इंडिपेंडेंस से पहले एस्टिमेट रिगार्डिंग पॉवर्टी उन्होंने एस्टिमेट किया था। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन, तो इंडिपेंडेंस के बाद की पॉवर्टी लाइन किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे उसको डिटरमाइन करने के लिए एंड डिफाइन पॉवर्टी, इसको किस तरह से पॉवर्टी को हम डिफाइन करें, तो प्लानिंग कमीशंस को फॉर्म किया गया था टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन द ईयर 1962 में। एंड इन 1961 V.M. दंदेकर एंड नीलाकांत रथ, इन्होंने क्या किया, डिफाइन अ क्राइटेरिया, डिफाइन किया क्राइटेरिया कि पॉवर्टी हम किसे कहेंगे। तो इन दिस कंटेक्स्ट इन द ईयर 1979 इज कंसिडर्ड टू बी द इम्पॉर्टेंट एज द वर्क ग्रुप ऑफ इफेक्टिव कंजम्पशंस। तो इन्होंने क्या किया इस कमिटी के अकॉर्डिंग कि हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, हमारा डिमांड एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द YK अलग कमिटी प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट्स इन दिस ईयर। तो इन्होंने इसके बेस पे कि लोगों को कितने चाहिए खाना, उनका डिमांड्स क्या, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या, और कितने तक अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बेस पे उन्होंने कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की। ऑन द बेसिस ऑफ दिस द रिपोर्ट, so that the government decided that it is necessary for the persons to get a minimum of 2400 calories per day in rural area। तो उसके बेस पे उन्होंने फिर पूरा कि कितना कंज्यूम करना चाहिए। तो उन्होंने कैलोरी, सबसे पहले वट एवर फूड वी टेक इट इज़ बिन कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ कैलोरीज। ठीक है, क्योंकि कैलोरी से रिक्वायर्ड टू बर्न, जैसे हम जो काम करते हैं उसको काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें इसके थ्रू मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह से तो रूरल एरिया में, क्योंकि गांव में लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो उसको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसी तरह से 2400 कैलोरीज पर डे पर पर्सन चाहिए। वहीं पर शहर में लोग उतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करते तो उनकी कैलोरीज कम है, 2100। ठीक है, 2100 कैलोरीज है। वहीं पे अगर हम लोग अमाउंट पे अगर जाते हैं इफ़ एन इंडिविजुअल्स गेट लेस देन दिस अमाउंट फॉर कंजम्पशंस, तो अगर जो कोई इससे कम खाते हैं, यूज़ करते हैं अपने डेली फूड में इनटेक में 2400 या 2100 रूरल या अर्बन एरिया में, द पर्सन इज सेड टू बी पुअर, तो उसे कहा जाता है कि वो गरीब है। एंड दिस वॉज कॉल्ड कैलोरीज और कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैलोरीज या फिर कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन। आफ्टर दिस द प्लानिंग कमीशन फॉर्म टास्क फॉर एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी अंडर द चेयरमैनशिप। उसके बाद फिर से कमिटीज़ ने अलग तरीके से एस्टिमेट करने के लिए चेयरमैनशिप जो था नेक्स्ट चेंज हुआ, DT लकड़ेवाला, सुरेश तेंदुलकर, NC रंगराजन, इनकी बेस जब हुआ तो उन्होंने एस्टिमेट किया 1993, 94 में, 2004 एंड 5 में। फिर थ्रू लकड़वाला फार्मूलाज के अकॉर्डिंग और सचिन तेंदुलकर और C रंगराजन, इन लोगों ने कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर्स पे ध्यान दिया कि हम कितना कंज्यूम करते हैं, हम कितना अपने ऊपर खर्च करते हैं और कितना एक्सपेंड करते हैं, उसके बेस पे उन्होंने डिटरमाइन किया। तो उसके बेस पे जब मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फूड चाहिए, नॉन फूड आइटम्स चाहिए, उसके बेस पे उन्होंने जो फिगर बनाई। ठीक है, तो जो फिगर्स दिया वो फिगर्स यहाँ है। दैट वाज अगेन, फिगर्स जो है चेंज होती रहती है क्योंकि दैट वाज इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन, बार बार कह रही हूँ इन्फ्लेशन हटा दिया गया, लेकिन इन्फ्लेशन याद रखना, ये इन्फ्लेशन का वर्ड का मतलब क्या होता है, महंगाई। क्योंकि महंगाई जो है बढ़ती रहती है, इसका मतलब प्राइसेस जब हाई हो जाता है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, कमोडिटीज़ की दाम बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट को करता ही है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है गरीबों को। तो इसके बेस पे ओवरऑल जब उन्होंने एस्टिमेट किया
तो करेंटली 2011 एंड 12 के अकॉर्डिंग पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ऑफ लेस देन, तो यहाँ पर है इन द एस्टिमेट दे फाउंड दैट एन इंडिविजुअल विथ पर कैपिटल कंजम्पशन कि कितना यूज़ करना चाहिए पर हेड, तो लेस देन 1000 रुपीज़ पर मंथ इन अर्बन एरिया, ठीक है, 1000 रुपीज़ लेस देन, ये अर्बन एरिया के लिए, शहरों के लिए, एंड लेस देन 816 रुपीज़ है, 16 रुपीज़ है, तो ये लेस देन फॉर द मंथ फॉर रूरल एरिया, ये गांव के लिए, तो गांव के लिए और शहरों में लेस देन 1000, तो इसी तरह से लेस देन, ये भी लेस देन हो गया, तो ये हो गया अर्बन एरिया, अर्बन क्योंकि महंगा होता है और रूरल गांव में थोड़े सस्ते होते हैं, तो ये पर पर्सन पर मंथ, सेम नेक्स्ट में भी वही है, पर पर्सन पी पर पर्सन पर मंथ, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब इससे अगर कोई इतना कंज्यूम नहीं कर पाता, खर्च नहीं कर पाता, देन द पीपल इज सेड टू बी लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो हो जाएगा BPL। अगर जो खर्च करता है तो वो हो जाएगा APL, अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे एस्टिमेट्स। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेट डन बाय द सुरेश तेंदुलकर 21.92% ऑफ पीपल्स इन इंडिया आर पुअर, तो इसके हिसाब से हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है उनमें से 21%, 92 दैट वाज 22 मान लेते हैं, अप्रॉक्स 22% पीपल्स आर इन पुअर कंडीशंस, तो अराउंड 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इट मीन्स कि हमारे देश में 27 करोड़ पीपल्स जो है दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अभी भी जो हमारा एस्टिमेट लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो फ्रॉम द ईयर 2011 एंड 12 में रंगाराजन हैज़ कंसिडर्ड एन इंडिविजुअल विथ लेस देन 972 रुपीज़ पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन रूरल एरिया, और यहाँ पे थोड़े से फिगर्स में वापस चेंज आया क्योंकि जब उसमें, तो यहाँ पे 972 ये किसके लिए, दैट वाज इन रूरल एरिया, एंड 1400 तो अब ये हो गया रूरल एरिया के लिए फिगर्स में चेंजेस है, तो वहीं पर ही 1000 ये रूरल एरिया के लिए हो गया, तो 407, तो ये रुपीज़ हो गया हमारे किसके लिए, अर्बन एरिया के लिए। तो ये चीज़ें हैं, वापस फिगर्स जो है ऑन द बेसिस, तो ये 2011 एंड 12 में करेंटली किया, और उसके पीछे वाले मतलब एग्जैक्टली 9-10 के बाद जो किया था, तो ये चेंजेस की करें, इन्फ्लेशन जब महंगाई हुई तो नंबर ऑफ जो मनी वो भी इंक्रीज किया, तो रुपीज़ में चेंजेस है, इसीलिए फिगर्स चेंजेस है, ठीक है। तो 10 ईयर्स में जो है सेंसस मोस्टली 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स में करते हैं, तो नेक्स्ट जिस तरह से 22 के अंदर जब हम जाएंगे मूव करेंगे तो ये फिगर्स वापस चेंजेस होंगे, तो इसी तरह से सेम है यहाँ पे, जब कि जो इससे नीचे यूज़ करते हैं या फिर अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन, या फिर अफोर्ड करते हैं तो वो अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं। तो ये इंडिया का था। द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव डेवलप्ड a multi-dimensional poverty index for यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो UNDP, क्योंकि UNDP जो है ये भी मोस्टली ये वर्ल्ड में सेंसस करती है, तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP प्रोग्राम, तो इनके पास भी अलग अलग डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के लोग गरीब कैसे, तो मोस्टली जैसे मैंने कहा था मोस्टली डेवलप कंट्री, अंडर डेवलपिंग में बहुत अंतर है। डेवलपिंग के अंदर होता है हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी और डेवलप्ड के अंदर हो जाता है रिलेटिव पॉवर्टी, तो इसीलिए डायमेंशंस अलग अलग हो जाती है। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सैंपल सर्वे ऑफिस जो है NSSO, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये हो गया NSSO, जो इंडिया में सेंसस करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफिस नहीं इसको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस आएगा, ऑफिस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस,
ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशन से ऑफिस नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्टेड बाय जनरल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द रिलायबल लार्ज और सैम्पल सर्वे जो होती है इंडिया के अंदर, वो ये करते हैं इंडिया के अंदर फील्ड में, अलग अलग बेस्ड ऑन कंजम्पशंस की, लोग कितना कंज्यूम करते हैं, कितना खर्च करते हैं, और डाटा फिगर्स एस्टिमेट करने के बाद तो NFSO जो है वो फिगर देती है। नेक्स्ट रिकॉल पीरियड देखते हैं। रिकॉल पीरियड्स में अगेन वापस कि फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा रिगार्डिंग पॉवर्टी एस्टिमेट होता है, पॉवर्टी तो कलेक्शन ऑफ डाटा, जो भी कलेक्शन किया जाता है डाटा कि कितने लोग कंज्यूम कितना करते नहीं करते, कितने लोग गरीब है, जो एस्टिमेट किया जाता है। तो इन पॉवर्टी इवैल्यूएशन एंड एस्टिमेट्स हमेशा किया जाता है, और उसमें दे आर 2 टाइप्स ऑफ रिकॉल पीरियड्स होती है। तो रिकॉल पीरियड्स यहाँ पे 2 टाइप्स के लिए कर दिया गया जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसमें किस तरह से किया गया डाटा कलेक्ट करने के लिए 2 टाइप्स। पहला है कि इन यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड कंजम्पशंस, तो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में URP आ जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स डाटा फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स कलेक्ट करते हैं, 30 डेज। तो वो कंटिन्यू 30 डेज में वो कितना कंज्यूम करते हैं, कितना खर्च करते हैं, उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। फिर दूसरा आता है फिक्स्ड रिकॉल पीरियड। फिक्स्ड रिकॉल पीरियड जाता है इन ऑर्डर टू कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग कंजम्पशंस अगेन एक्सपेंडिचर्स ऑफ फूड एंड नॉन फूड, दोनों ही देखा जाता है। ऊपर वाले में सिर्फ क्या था कि हम कितना कंज्यूम करते हैं और एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उसके ऊपर डाटा लेते हैं। और फिक्स्ड रिकॉल पीरियड के अंदर हम कंज्यूम एक्सपेंडिचर्स जो कर रहे हैं फूड एंड नॉन फूड आइटम्स के ऊपर 2 सेपरेट डे। पहला तो हम 30 डेज का करते हैं, फिर दूसरा 1 ईयर, पर्टिकुलर 1 ईयर्स में। तो ये जब हमने 30 डेज एंड 1 ईयर्स दोनों का किया तो वो हमारा हो जाता है MRP, दैट वाज फिक्स्ड रिकॉल पीरियड। और पहले वाले में URP यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड है, जहाँ पे मोस्टली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा कलेक्ट किया गया फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज ओनली, तो उसे कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डे में जो है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी डिस्कस करेंगे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, इसकी अलग अलग इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल एंड अदर कॉजेज आएगा। फिर मेजर्स है, क्या मेजर्स करना चाहिए, किससे इसको रिमूव कर सके हम लोग। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, तो टॉपिक अभी है अच्छी खासी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट वाज द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।